जी मैडम, कहिए कहाँ चलना है? फ़ेज़ 2 कितने रुपए लोगे? हम मीटर से चलते हैं मैडम, हम उन ऑटो वालों में से नहीं हैं जिनकी नज़रें सवारियों की जेबों पर होती हैं। जितने वाजिब होंगे बस उतने ही लेंगे। मैं ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला अपनी बातें जारी रखते हुए था। मैडम, दुनिया देखी है हमने। बचपन से समय बहुत गरीबी में कटा है, पर कभी किसी से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लिया। आज देखो हमारे पास अपना घर है, अपना ऑटो है। ऑटो अपना है? मैंने पूछा। बिल्कुल मैडम, किश्तों पर लिया था, साल भर में सारी किश्तें चुका दी। अब जल्द ही टैक्सी लेने वाला हूँ। इतने रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? ईमानदारी की कमाई है मैडम। दरअसल हम सिर्फ ऑटो ही नहीं चलाते, विदेशी लोगों को भारत दर्शन भी कराते हैं। ये देखो, हर वक्त हमारे ऑटो में दिल्ली के 3-4 मैप तो रखे ही होते हैं। विदेशी सैलानी एक बार हमारे ऑटो में बैठते हैं तो शाम से पहले नहीं छोड़ते। मैं सारी दिल्ली दिखाकर ही रुखसत करता हूँ। इससे मन में खुशी होता है, अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। कुछ तो 10-15 डॉलर ज़्यादा भी दे जाते हैं। लो मैडम, आ गई आपकी मंजिल। पूरे 44 रुपये 50 पैसे बनते हैं। 50 रुपये का नोट है मेरे पास, बाकी लौटा दो। मैंने कहा, मैडम चेंज नहीं है हमारे पास। आप देखो, आप अपने पर्स में। नहीं है मेरे पास, बाकी 500-500 के नोट ही हैं। तो फिर छोड़ो ना मैडम जी, बाद में कभी बैठ जाना, तब हिसाब कर लेंगे, और वैसे भी इतना तो चलता ही है। वह बोला, ऐसे कैसे चलता है? पैसे वापस करो। क्या मैडम 5-6 रुपयों के लिए इतना चिक-चिक? 5-6 रुपये छोड़ने पर कौन सा आप गरीब हो जाओगे? बात पैसों की नहीं है, नियत की है। क्या बात करती हो मैडम? कोई और ऑटो वाला होता तो 60-70 रुपये से कम ना लेता। हद करते हो, कहकर मैं गुस्से में ऑटो से उतर गई और वह खी कर हंसता रहा। ऑफिस आकर भी काफ़ी देर तक मेरा मूड ख़राब सा रहा। क्या करूं, ऑफिस आते वक्त हड़बड़ी में ऑटो लेना ही पड़ता है, पर इस तरह का कोई अनुभव हो जाएगा तो सारा दिन ही ख़राब हो जाता है। शाम को जब मैं ऑफिस से निकली तो काफ़ी थक चुकी थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, चलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मेट्रो स्टेशन ऑफिस से दूर है, इसीलिए ऑटो ही देखने लगी। पास ही एक खाली ऑटो वाला दिखा। मैंने जल्दी से उसे हाथ दिया, पर ये क्या, सामने वही ऑटो वाला था जिसने सुबह मेरा दिमाग ख़राब किया था। मजबूरी थी, इसलिए मैंने उसे चलने को कहा तो वह रूखे अंदाज में बोला, मुझे नहीं जाना मैडम, आप दूसरा ऑटो देख लो। मेरा मन किया कि उसका सिर फोड़ दूँ, पर किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ चली। तभी उसकी तेज़ भद्दी आवाज़ सुनाई दी, ओ जानवी जी, अरे ओ जानवी जी, आओ बैठो, मैं आपको छोड़ दूँ। मेरा मन गुस्से से भर उठा कि मैंने कहा तो साफ इनकार कर गया, और अब किसी लड़की को आवाज़ें लगा रहा है। फिर मैंने पलट कर देखा तो पाया कि वह ऑटो लेकर जिस लड़की की तरफ बढ़ रहा है वह जानवी थी, जो एक पैर से अपाहिज थी और धीरे धीरे मेट्रो की तरफ बढ़ रही थी। जानवी और मेरा परिचय मेट्रो में ही हुआ था। वह ऑटो वाले को इनकार करते हुए मेरे साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ चली। लगभग साल भर में हम कई बार मिले थे। वह बहुत बातूनी थी और घर बाहर की बहुत बातें हम लोग शेयर कर चुके थे। अपाहिज होने के बावजूद उसमें गज़ब का आत्मविश्वास था। वह जॉब करती थी और दिल्ली में अपनी आंटी के साथ अकेली रहती थी। सीपी में उसका ऑफिस और घर करोल बाग में था, जहाँ मैं भी रहती थी। सफ़र में ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन हम दोनों ऑफिस से एक ही वक्त पर निकले। वह ऑटो वाला लपक कर आगे बढ़ा और हमारे करीब ऑटो रोकते हुए बोला, जानवी जी बैठिए ना, छोड़ दूंगा आपको। जानवी ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ऑटो वाला अड़ा रहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, बैठ जाओ ना, घर तक सलामत पहुँचा दूँगा। जानवी ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ नहीं सकी कि आखिर क्या माजरा है। फिर बोली, चलो बैठ जाते हैं, वैसे भी देर हो रही है। मैंने इनकार किया, तू बैठ, मैं किसी और में चली जाऊँगी। तो फिर मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। और वे मेरे साथ ही। तभी ऑटो वाला मुझसे बड़ी विनम्रता से बोला, बहन जी प्लीज़ आप भी बैठ जाओ। जानवी जी तभी बैठेंगी, किराया भी जितना मन करे दे देना, ना भी दोगी तो भी चलेगा। फिर
मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कान मुझे सहज सरल लगी, अतः मैं ऑटो में बैठ गई। रास्ते भर तीनों खामोश रहे। मैं सोच रही थी आज इसकी बकबक कहाँ गई। उसने सीधे जानवी के घर के आगे ऑटो रोका। वे उतर गई तो मुझसे बोला, अब बताइए आपको कहाँ छोड़ूं? मैं चली जाऊंगी, पास ही है मेरा घर। मैंने पर्स निकाला तो उसने लेने से मना कर दिया। बोला, अब आप जानवी जी की दोस्त हैं तो आपसे मैं किराया कैसे ले सकता हूँ? अगले दिन मैंने जानवी से बात की। क्या तू भी उसे मन ही मन पसंद करती है? मैंने पूछा। मेरा और उसका क्या मेल? वह एक तो ऑटो वाला, ऊपर से न जाने किस जाति का है। हम लोग एक ऊंची जाति के हैं। मैं अपाहिज हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे अपने लायक समझने लगे। मैं बोली, ये छोटे लोग तो बस ऐसे ही होते हैं। अगले दिन जानबूझकर हम दूसरे रास्ते से निकल पड़े, पर उस ऑटो वाले ने हमें ढूंढ ही लिया और ऑटो बगल में रोककर बोला, चलिए नहीं जाना हमको। हमने रुखाई से कहा, गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। जानवी जी ज़्यादा चल नहीं सकती, मैं ऑटो ले आता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? मैंने जानवी की तरफ देखा तो वह भी पसीज गई। हम दोनों एक बार फिर ऑटो में खामोश बैठे थे। सच, कभी कभी ज़िंदगी कितनी अजनबी लगती है। कौन किस तरह और कब हमारे जीवन में जुड़ जाए कुछ पता नहीं। अब तो रोज़ का नियम बन गया था। ऑटो वाला मुझे और जानवी को घर छोड़ता, पर 1 रुपया भी नहीं लेता। रास्ते भर वह अपने बारे में बताता रहता। उसका नाम राजेश था और वह बिहार का रहने वाला था। 2 कमरे के घर में किराए पर रहता था। उस दिन ऑफिस से निकलते हुए मैंने जानवी से कहा, शुक्रवार की छुट्टी है, यानी कुल मिलाकर 3 दिन की छुट्टियां लगातार पड़ रही हैं। कितना मज़ा आएगा। मैं खुश थी, पर जानवी परेशान सी बोली, क्या करूँगी 3 दिन, समय काटना मुश्किल हो जाएगा यार। ऐसा क्यों कह रही है? हम घूमने चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। सच? जानवी का चेहरा खिल उठा। शुक्रवार को सुबह हम दिल्ली देखने के लिए निकले। इसके बाद कुछ अच्छा खाने की प्लानिंग थी। तभी राजेश ऑटो लेकर सामने आ खड़ा हुआ। आइए, मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाना है? मैंने हंसते हुए कहा। तुम आज सुबह ही आ गए, हमारी खिदमत के लिए? माजरा क्या है? क्या करूं मैडम, अपना मिजाज ही ऐसा है। आइए ना, उसने फिर निवेदन किया। तो मैं हंस पड़ी और बोली, हम आज लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार जाने वाले थे। अब तो आप दोनों को इस बंदे से बेहतर गाइड कोई नहीं मिल सकता। कुतुब मीनार ही क्यों, पूरी दिल्ली घुमाऊंगा। बैठिए तो सही। हम दोनों बैठ गए। आपको पता है कि कुतुब मीनार कब और किसके द्वारा बनवाई गई है? राजेश की बकबक शुरू हो गई। जी नहीं, हमें नहीं पता। क्या आप जानते हैं? जानवी ने पूछा। बिल्कुल। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में आरंभ कराया था, पर उस समय केवल इसका आधार ही बन पाया। फिर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। अच्छा, पर ये बताओ, इससे बनवाने के पीछे मकसद क्या था? मैंने सवाल किया। दरअसल मुग़ल अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए विक्ट्री टावर बनवाते थे। कुतुब मीनार को भी ऐसा ही एक टावर माना जाता है। वैसे आपके लिए ये जानना रोचक होगा कि कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। जानवी और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा पड़े, क्योंकि एक ऑटो वाले से इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक और सामान्य ज्ञान की जानकारी रखने की उम्मीद हमें नहीं थी। 1 मिनट, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? जानवी ने फिर से सवाल उछाला और मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये सब राजेश नहीं जानता होगा। 5 मंजिल इस इमारत की ऊंचाई 234 फुट है और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर 2.75 मीटर हो जाता है और इसमें कुल 378 सीढ़ियाँ हैं। ऑटो वाला गर्व से बोला। तब तक हम कुतुब मीनार पहुँच चुके थे। राजेश हमारे साथ परिसर में गया और रोचक जानकारियाँ देने लगा। हम चकित थे, इतनी गुणवत्ता से तो कोई गाइड भी नहीं बता सकता था। परिसर में घूमते हुए जानवी कुछ आगे निकल गई तो राजेश तुरंत बोला, अरे मैडम, उधर ध्यान से जाना, कहीं चोट न लग जाए। बहुत फिक्र करते हो उसकी, ज़रा बताओ ऐसा क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पर क्यों?
उनकी झील सी आँखें, वह सादगी, वह और कुछ कहता, मैंने बीच में ही बात को टोकते हुए बोली, कभी सोचा है तुमने कि तुम दोनों में क्या मेल है? तुम ठहरे ऑटो वाले और वह है बड़े घराने की मैडम जी। ठीक कहा आपने। कहाँ वो महलों में रहने वाली और कहाँ मैं ऑटो वाला। पर क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं ऑटो चलाता हूँ? आपको नहीं पता, मैं भी अच्छे परिवार से हूँ, इतिहास में एमए किया है। परिस्थितियोंवश हाथों में ऑटो आ गया, तभी जानवी आ गई और हमारी बात बीच में ही अधूरी रह गई। अगले दिन जब मैं जानवी से मिली, राजेश से हुई बातचीत सुनाते हुए उसे समझाया, एक बार तुझे राजेश के लिए सोचना चाहिए। इतना बुरा भी नहीं है वह, और तुझे कितना प्यार करता है। देख प्रीति, ये संभव नहीं। मेरे घर वाले ऐसे बेमेल रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और मेरा दिल भी इसकी गवाही नहीं देता। क्या कहूँगी उन्हें कि एक ऑटो वाले से प्यार करती हूँ? नहीं यार, कभी नहीं, इतना नहीं गिर सकती मैं। वह चाहे कितना भी काबिल हो, है तो एक ऑटो वाला ही ना। जानवी का जवाब मुझे पता था, पर वह ये सब इतनी बेरुखी से कहेगी ये मैं नहीं जानती थी। कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। मुझे भी जानवी का फ़ैसला सही लगा। एक दिन सुबह सुबह ही जानवी ने मुझे फ़ोन किया, प्रीति प्लीज़ जल्दी से मेरे घर आ जा, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसकी बेबसी देखकर मैं जिन कपड़ों में थी उन्हीं में उसके घर पहुंच गई। फिर पूछा, क्या बात है, सब ठीक है? बुआ जी कहाँ हैं? वह मुझसे लिपटती हुई बोली, बुआ जी 4 दिनों के लिए मामा जी के यहाँ गई हैं। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, जानवी बता क्या हुआ, रो क्यों रही है? ये खुशी के आंसू हैं, मुझे मेरा हमसफ़र मिल गया प्रीति। वह बोली, अच्छा, पर है कौन वह कोई नहीं, राजेश ही है। क्या? इतना बड़ा फैसला तूने अचानक कैसे लिया? कल तक तो तू उसके नाम पर भी भड़क जाती थी। मैंने हैरान होकर पूछा। वह मुस्कुराई, प्यार तो पल भर में ही हो जाता है प्रीति। कल शाम तू नहीं थी तो मैं अकेली ही राजेश के ऑटो में बैठ गई। मुझे एक बैग ख़रीदना था। उसने कहा कि मैं जनपद ले चलता हूँ, वहाँ से ख़रीद लेना। बैग ख़रीद कर मैं लौटने लगी तो अंधेरा हो चुका था। ऑडियन के पास वह बोला कि क्या फ़िल्म देखना पसंद करोगी मेरे साथ? घर में तो मैं अकेली ही थी। अब हाँ करने की क्या हर्ज था। हमें 6 बजे की टिकट मिली, 9 बजे तक फ़िल्म ख़त्म हुई तो गहरा अंधेरा हो चुका था। उसने एक पल भी मेरा हाथ न छोड़ा। प्यार और दुलार का ऐसा एहसास मैंने जीवन में कभी नहीं महसूस किया था। राजेश ने मुझे वह खुशी दे दी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आपाइज होने के बावजूद मुझे ऐसा सुख मिलेगा, ये मेरी सोच से बाहर था। उसका प्यार, उसकी सादगी, उसकी इंसानियत, उसके सारे व्यक्तित्व ने मुझ पर जैसे जादू कर दिया है। ज़रा सोच, मैं अकेली उसके पास थी, बिल्कुल अकेली। किसी का भी दिल डोल जाता, पर उसने अपनी तरफ से कोई गलत पहल नहीं की। क्या ये साबित नहीं करता कि वह नेक दिल और विश्वासी साथी है? मैं अब एक पल भी उससे दूर नहीं रहना चाहती। प्लीज़ कुछ करो और हम दोनों को मिला दो। प्लीज़ प्रीति। मैं थोड़ी देर अचंभित बैठी रही। वैसे मुझे जानवी को खुश देखकर बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैंने जानवी को समझाया, सबसे पहले तुम दोनों कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दे दो, फिर मैं तुम्हारी बुआ व परिवार वालों को इस शादी के लिए तैयार करती हूँ। थोड़े प्रतिरोधक के बाद जानवी के घर वाले मान गए। हंसी खुशी के माहौल में राजेश और जानवी का विवाह संपन्न हो गया। मन फिल्म के आमिर खान की तरह राजेश ने जानवी को गोद में उठाया और फेरे निपटाए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। शादी के बाद जब हनीमून से दोनों लौटे और मैं ऑफिस जाने के लिए राजेश की टैक्सी, हाँ राजेश ने अब टैक्सी ले ली थी, मैं बैठी तो राजेश ने चुटकी ली, साली साहिबा अब तो आपको मनचाहा किराया वसूल कर सकता हूँ, हक बनता है मेरा। मैंने हंसकर कहा, बिल्कुल, पर साली होने के नाते मैं आधी घरवाली हूँ, इसलिए तुम्हारी आधी कमाई पर मेरा भी हक बनता है, ये मत भूलना। मेरी बात सुनकर राजेश ठहाके मारकर हंस पड़ा और फिर मैंने भी हंसते हुए उसकी पीठ पर धौल जमा दी। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। थैंक यू।